ट्विंस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको नार्निया का फर्स्ट पार्ट याद है, जिसकी वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम उसी फिल्म का दूसरा पार्ट यानी कि नार्निया 2 लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं नार्निया 2। 1300 साल बाद नार्निया में सब कुछ बदल जाता है। वहाँ पर टर्मरिंग राज्य के लोग नार्निया को तबाह कर उस पर राज करते हैं। वहीं पर बताते हैं कि प्रिंस कैस्पियन, जिनके पिता इस दुनिया में नहीं है, वहाँ उनके चाचा मिराज पूरे राज्य को संभालते हैं। मिराज को बेटा होता है, तब मिराज के कहने पर उसके सैनिक कैस्पियन पर हमला करते हैं, लेकिन उसके उस्ताद, जिनका नाम डॉक्टर कॉर्नेलियस होता है, वे कैस्पियन को वहाँ से भगा देते हैं। वे जाते जाते कैस्पियन को एक इंस्ट्रूमेंट देते हैं जो कभी नार्निया में सांता ने सुजन को दिया था, और वे कहते हैं कि अगर ज्यादा आवश्यक हो तो ही इसे बजाना। कैस्पियन जंगल में पहुंच जाता है, लेकिन मिराज के सैनिक उसका पीछा करते हैं। वहीं पर दो बौने आदमी तलवार लेकर उसकी ओर आते हैं। तभी वे इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं। एक बौना, जिसका नाम ट्रम्किन होता है, मिराज के सैनिकों की तरफ जाता है, लेकिन इन सब से कैस्पियन घबरा जाता है और इंस्ट्रूमेंट बजा देता है। दूसरी ओर नार्निया से वापस आए सूजन, लूसी, पीटर और एडमिन को अभी केवल 1 ही साल होता है। वे नार्निया को काफी मिस कर रहे होते हैं। वहीं ट्रेन आती है और ट्रेन के जाने के साथ ही वहाँ का नजारा बदल जाता है। वे नार्निया पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ अब सब कुछ बदला हुआ होता है। वे देखते हैं कि नार्निया के साथ साथ उनका कियर पैरावेल महल भी नष्ट हुआ है, लेकिन उन्हें अपने कपड़े और हथियार वहीं मिलते हैं। वहीं टर्मरिंग राज्य में प्रिंस कैस्पियन का अचानक महल से गायब होने का शक मिराज पर आ जाता है, तो मिराज चालाकी से उन्हें यह समझाता है कि कैस्पियन को नार्निया के लोगों ने अगवा किया है। इस बात से सभी चौंक जाते हैं, तो वह उसी बौने ट्रम्किन को सबके सामने लाता है और कहता है कि नार्निया के लोग अब भी जंगलों में हैं और उनके खिलाफ सेना तैयार कर रहे हैं। वह अपने सैनिकों से उस बौने को मारने का हुक्म देता है, इसीलिए उसके सैनिक उसे बांधकर नदी में फेंकते हैं। लेकिन तभी एडमिन, सूजन, लूसी और पीटर उन्हें देख लेते हैं। वे उन पर हमला करके बौने को बचा लेते हैं, लेकिन बौना उन्हें देखकर ये यकीन नहीं कर पाता है कि ये वही पुराने राजा रानी हैं। वे चारों उसे यकीन दिलाते हैं और वह उन पर यकीन कर देता है। वे पांचों आगे का रास्ता तय करते हैं। वहीं पर ट्रम्पकिन उन्हें बताता है कि उनके जाने के बाद ही असलन भी वहां से चला गया था। वहीं दूसरी ओर कैस्पियन को होश आता है। वह उस दूसरे बौने, जिसका नाम निकाब्रिक होता है, और एक बिज्जू को बताता है कि उसके चाचा उसको मारकर अपने बेटे को तख्त पर बिठाना चाहते हैं। कैस्पियन वहां से निकल जाता है, तो वे दोनों उसका पीछा करते हैं। ये उसे बताते हैं कि भविष्यवाणी के अनुसार जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट बजाएगा तो पुराने राजा रानी दोबारा लौट कर आएंगे, इसीलिए हमें उनका इंतजार करना चाहिए। लेकिन कैस्पियन आगे बढ़ता है, तभी इन पर मिराज के लोग हमला कर देते हैं। वे तीनों वहां से भागते हैं, तभी एक तीर बिज्जू को लगता है। कैस्पियन उसे बचाता है, तभी वे सैनिक उस पर हमला करने वाले होते हैं और कैस्पियन देखता है कि झाड़ियों में कुछ हलचल हो रही है और एक चूहा उन सैनिकों को मारता है। वह चूहा एक योद्धा होता है। चारों भाई बहन नदी से रास्ता तय करने का सोचते हैं, लेकिन नदी काफी नीचे होती है। तभी लूसी सबको बताती है कि उसने असलन को देखा है, लेकिन वे उसकी बात पर यकीन नहीं करते। कैस्पियन और वे तीनों वहां से जाते हैं जहां नार्निया के बहुत से लोग होते हैं। वे अलग अलग जानवर होते हैं। वे कैस्पियन को मारना चाहते हैं क्योंकि उसके पूर्वजों और राज्य के लोगों ने नार्निया को नष्ट कर दिया। कैस्पियन उन सबको समझाता है और वादा करता है कि अगर वह राजा बना तो वह सबके बीच अमन कायम करेगा, जिससे नार्निया के लोग उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं। अब वे सब मिराज की सेना से लड़ने के लिए हथियार और सेना को इकट्ठा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अगली सुबह पीटर के सामने कैस्पियन आ जाता है। वे दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं, तभी सूजन और बाकी की पूरी सेना वहां आ जाती है। वे दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। वे सब आगे बढ़कर स्टोन टेबल के पास जाते हैं, क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जहां पूरी सेना सुरक्षित रह सकती है। अब पीटर मिराज के खिलाफ युद्ध करने को कहता है। वह कहता है कि आधी सेना हमारे पीछे लगी हुई है, इसका मतलब महल में सेना कम होगी, हमें वहीं पर हमला करना चाहिए। लेकिन कैस्पियन और लूसी हमला नहीं करने को कहते हैं। लूसी कहती है कि हमें असलन का इंतजार करना चाहिए, लेकिन पीटर कहता है कि असलन को आना होता तो अब तक आ जाता। फिर वे सभी लोग रात के अंधेरे में महल में घुस जाते हैं, क्योंकि किले की दीवारें बहुत ऊंची होती है और उनमें से कुछ उड़ते पंछियों की मदद से किले के अंदर चले जाते हैं ताकि अंदर से किले के दरवाजे खोल दें। और ये सभी ऐसा ही करते हैं। अंदर से दरवाजे खुलने और एडमिन की टॉर्च से संकेत मिलते ही बाकी बची हुई सेना भी महल में आ जाती है और मिराज की सेना के साथ उनका युद्ध शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ कैस्पियन को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि उसके पिता की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि उसके चाचा मिराज ने राज्य को हड़पने के लिए उनकी हत्या की थी।
अब जब अंदर युद्ध चल रहा होता है तो एक पल ऐसा आता है जब किले का वो दरवाजा जिससे वे सभी अंदर आए थे बंद होने लगता है। और तभी इन्हीं में से एक उस दरवाजे को पकड़ लेता है। पीटर अपनी सेना को वापस लौट जाने को कहता है और ये सब के सब उस दरवाजे से बाहर निकलना शुरू करते हैं क्योंकि अगर ये लोग अंदर फंस गए तो मारे जाएंगे। सूजन पीटर से कैस्पियन को लाने का कहती है। पीटर उसे कहता है कि मैं उसे ढूंढ लाऊंगा और वे लोग बाहर निकलते हैं। लेकिन उस दरवाजे से सभी बाहर नहीं आ पाते, कुछ अंदर ही फंस जाते और बुरी तरह से मार दिए जाते हैं और बाकी बचे हुए लोग वापस आ जाते हैं। कैस्पियन अपने साथ अपने उस्ताद को भी बचा लाता है। अब यहाँ पर पीटर कैस्पियन से लड़ता है क्योंकि जब उसे पता चला कि उसके पिता की हत्या उसके चाचा ने की थी तो वह गेट छोड़कर उन्हें मारने के लिए चला गया था, जिससे इनकी सारी योजना बदल गई। इस लड़ाई में ट्रम्पकिन भी बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन लूसी के पास सांता की दी हुई वह जड़ी बूटी होती है। वो उस दवाई की एक बूंद ट्रम्पकिन को पिला देती है, जिससे वो ठीक हो जाता है। और दूसरी तरफ मिराज जो अब तक राज्य की देखभाल कर रहा था उसे राजा बना दिया जाता है क्योंकि सबको लगता है कि कैस्पियन नार्निया वालों के साथ मिलकर उन पर हमला कर रहा है। और उनका नदी पर पुल भी बन जाता है जिसे पार करके वे सभी नार्निया पहुंच जाएंगे और पूरी सेना नार्निया पर हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। अगले सीन में वो बोना जिसका नाम निकाब्रिक होता है और जो अब भी खुशी खुशी व्हाइट विच का साथ देने को तैयार था, वो कैस्पियन को उकसाता है कि तुम्हारे राजा रानी कुछ भी नहीं कर पाए। तुम्हारी आधी सेना मर चुकी और जो बची है वो भी मर जाएंगी। वो तुम्हें कुछ नहीं दिला पाएंगे, लेकिन हम तुम्हें वो दिलवा सकते हैं जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें तुम्हारे चाचा मिराज का खून चाहिए और हमें भी तुम्हें तुम्हारी राजगद्दी चाहिए। फिर वो उसे एक जगह ले जाता है जहाँ व्हाइट विच कैद होती है और वो अपने साथियों के साथ मिलकर कैस्पियन के आसपास एक गोल घेरा बना लेते हैं। अब व्हाइट विच एक बर्फ की दीवार के जरिए कैस्पियन को कहती है कि मुझे तुम्हारे खून की एक बूंद चाहिए जिससे मैं आजाद हो जाऊंगी और मैं तुम्हारी हो जाऊंगी और जो तुम चाहते हो वही होगा। हालांकि कैस्पियन ऐसा करना नहीं चाहता है, लेकिन वो उस घेरे में खड़ा है और व्हाइट विच के वश में होता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसके खून से आजाद हो पाती, पीटर, एडमिन और बाकी सभी वहां आ जाते और निकाब्रिक और उसके साथियों को मार देते हैं। और लड़ाई के दौरान पीटर उस घेरे में पहुंच जाता है और व्हाइट विच उसे अपने वश में करती है। लेकिन एडमिन सही वक्त पर उस बर्फ की दीवार को तोड़ देता है, जिससे व्हाइट विच और उसका जादू दोनों ही खत्म हो जाते हैं। अगली सुबह कैस्पियन अपने उस्ताद से पूछता है कि आपने मुझे अब्बा के बारे में क्यों नहीं बताया, तो उसके उस्ताद उसे कहते हैं कि तुम्हारे सामने इतिहास बदलने का मौका है। तुम एक टर्मरिक हो और नार्निया को आजादी दिलवाकर इतिहास को बदल सकते हो। इस मौके को जाने मत दो। अब दूसरी तरफ मिराज की सेना इन तक पहुंच चुकी है और अब बहुत ही बड़ा युद्ध होने वाला है। और इस तरफ नार्निया के पास इतनी सेना नहीं है कि वो मिराज की सेना का सामना कर पाए और अब इन्हें असलन की जरूरत है। अब लूसी और सुजन ये फैसला करते हैं कि वो जंगल में जाएंगे और असलन को ढूंढेंगे, उसे बुलाएंगे। इसके लिए कैस्पियन उन्हें एक आइडिया देता है कि मिराज के पास भले ही भारी सेना हो, लेकिन वो एक राजा है और राजा के नियमों और रिवाजों से बंधा है। और अगर हम उसे अकेले में राजा पीटर से युद्ध करने को ललकारे तो वो मना नहीं कर पाएगा। ये सभी कैस्पियन के बताए अनुसार ऐसा ही करते हैं। वो मिराज के पास एक संदेश लेकर जाते हैं और उसे बताते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम्हारे और राजा पीटर के बीच में युद्ध हो। इससे हमारे सैनिक नहीं मरेंगे और इस युद्ध में जो जीतेगा जीत उसकी होगी और दूसरी सेना को समर्पण करना होगा। हालांकि मिराज इस बात को नहीं मानता, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो चाहते हैं कि मिराज ऐसा ही करे, क्योंकि वे लोग मिराज को पसंद नहीं करते और मिराज हामी भर लेता है। वही दूसरी तरफ लूसी और सुजन गहरे जंगल में असलन को खोजने के लिए चली जाती है। पीटर से युद्ध करते वक्त मिराज अपने साथियों को कहता है कि मेरे इशारा करने पर तुम लोग पीटर को मार देना, लेकिन वे लोग ऐसा नहीं करते। वे तो चाहते हैं कि मिराज मर जाए। मिराज और उसके साथी इस बात से भी काफी हैरान होते हैं कि राजा पीटर इतनी कम उम्र का होने पर भी एक बड़े योद्धा की तरह कैसे लड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ सुजन और लूसी का पीछा मिराज के सैनिक कर रहे होते हैं, तो सुजन लूसी को अकेले आगे भेजकर खुद उनका सामना करती है। लेकिन जब वो हारने वाली होती है तो कैस्पियन सही वक्त पर आकर उसे बचा लेता है और अपने साथ ले जाता है। यहीं पर पीटर अब मिराज को हरा लेता है, लेकिन उसे मारता नहीं है। वो ये मौका कैस्पियन को देता है, क्योंकि कैस्पियन के पिता को मिराज ने मारा था। लेकिन कैस्पियन भी अपने चाचा मिराज को नहीं मारता।
वो कहता है कि मैंने तुम्हारी जान तो बख्श दी, लेकिन मैं नार्निया को उनका मुल्क दिला कर रहूंगा, और उसे छोड़ देता है। तभी मिराज का एक साथी वहां पर आता है और वो सूजन के एक तीर से चुपके से मिराज को मार देता और कहता है कि इन्होंने हमारे राजा को धोखे से मार दिया। और तभी टर्मरिन की पूरी सेना इन पर हमला कर देती है और दोनों में युद्ध शुरू हो जाता है। लूसी अभी तक नहीं आई है और दोनों सेना के बीच में घमासान युद्ध शुरू होता है। नार्निया की सेना काफी कम होती है, लेकिन फिर भी वो बहादुरी और समझदारी से युद्ध लड़ते हैं। वहीं टर्मरिन के पास भारी सेना और बहुत सारे हथियार होते हैं और वो नार्निया की सेना पर भारी पड़ रही है। अब लूसी जो अकेले असलन को ढूंढने जंगल में गई थी, मिराज की सेना का एक सिपाही अब भी उसका पीछा कर रहा है, लेकिन लूसी अपनी जान बचाकर भागती है। तभी वहाँ पर असलन आ जाता है। वो उस सैनिक पर हमला करके उसे मार देता है और लूसी असलन को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब लूसी असलन से कहती है कि तुम पहले क्यों नहीं आए, तो असलन उसे कहता है कि समय की धारा हमेशा एक जैसे नहीं बहती। लूसी उससे पूछती है कि अगर मैं पहले यहाँ आती तो क्या हम सभी नार्निया को बचा पाते, तो असलन उसे कहता है कि क्या होता क्या नहीं होता इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके बाद वो एक जोर से दहाड़ मारता है तो जंगल के सारे पेड़ जो नार्निया पर हमला करने के बाद से खामोश हो गए थे, सब के सब जाग जाते हैं। अब यहीं दूसरी तरफ नार्निया की सेना हारने वाली होती है तो सारे पेड़ वहां आ जाते हैं और टर्मरिन की सेना पर हमला कर देते हैं और टर्मरिन वहां से भागने लगते हैं। वो उसी पुल पर पहुंच जाते हैं जहां से आए थे। तभी पुल के दूसरी तरफ लूसी असलन के साथ आकर खड़ी हो जाती है। असलन को देखकर नार्निया की सेना काफी खुश हो जाती है। अब ये टर्मरिन असलन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते तो असलन एक बार फिर एक जोर से दहाड़ मारता है, जिससे नदी के देवता आकर सभी टर्मरिन को अपने साथ बहा कर ले जाते हैं और बची सेना सरेंडर कर लेती है। इस तरह नार्निया टर्मरिन से जीत जाती है। फिर असलन कैस्पियन को टर्मरिन का राजा बना देता है। इसके बाद कैस्पियन से ये ऐलान करता है कि नार्निया की सरजमीन पर नार्निया का हक है। जो भी टर्मरिन यहाँ पर रुकना चाहता है उन्हें अमन और शांति से रहना होगा, और जो जाना चाहते असलन उन्हें पुरखों की दुनिया में भेज देगा। तभी एक टर्मरिन कहता है कि हमें हमारे पुरखों का देश छोड़े सदियां बीत गई हैं। असलन उन्हें कहता है कि तुम्हारे पुरखों समुद्री डाकू थे। एक दिन वो एक गुफा के जरिए यहाँ तक आ गए और उन्होंने नार्निया पर कब्जा जमा लिया, और जिस दुनिया से वे लोग आए थे उसी दुनिया से हमारे राजा रानी भी आए हैं, और अगर तुम वहां पर जाना चाहते हो तो हम तुम्हें वहां पर भेज सकते हैं। लेकिन वहां पर इसके लिए 2-3 लोग ही तैयार होते हैं और बाकी यहीं पर रुकते हैं। यहाँ पर असलन कहता है कि पीटर और सूजन भी अब दोबारा नार्निया वापस नहीं आएंगे, क्योंकि इन्हें जो यहाँ पर सीखना था वो सीख चुके हैं। और फिर एक पेड़ घूमने लगता है और उसके बीच में एक दरवाजा बन जाता है, और जब वे दरवाजे से गुजरते हैं तो गायब हो जाते हैं। वो अपनी दुनिया में पहुंच जाते हैं और अब पीटर, सूजन, एडमिन और लूसी को भी अपनी दुनिया में जाना होगा, जिससे वे लोग दुखी हो जाते हैं। यहाँ पर बताते हैं कि सूजन और कैस्पियन एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, तो कैस्पियन सूजन को कहता है कि काश हमारे पास थोड़ा और वक्त होता। तो सूजन उसे कहती है कि इससे भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मैं तुमसे 1300 साल बड़ी जो हूँ। फिर सभी लोग उन सब से विदा लेकर उसी दरवाजे में चले जाते हैं और वे वापस उसी रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं जहाँ से ये नार्निया पहुंचे थे, और यहाँ अभी तक इनकी ट्रेन नहीं आई है। इस दुनिया में अभी तक बस कुछ ही पल बीते हैं और तभी उनकी ट्रेन आ जाती है। वे चारों ट्रेन में चढ़ जाते हैं तो एडमिन उनसे कहता है कि हमें वापस जाना होगा, क्योंकि मैं अपनी नई टॉर्च वहीं भूल गया हूँ, जिससे वे सभी लोग हंसने लगते हैं और ट्रेन चली जाती है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। तो ये थी नार्निया 2 की कहानी। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।